Hello everyone. This is your English teacher Amit, and today I am going to explain the first part of the Sound of Music chapter from your main book Beehive. The title of this chapter is Evelyn Glennie Listens to Sound Without Hearing It. The title is itself quite interesting. The author says that Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. Evelyn Glennie is a girl who is an aspiring musician and is the main character of this story. टाइटल के अनुसार एवलिन ग्लेनी साउंड सुनती है बिना सुने हुए भी. इट्स इंटरेस्टिंग एंड वी आर कंफ्यूज्ड टू. So after getting through this chapter properly, we will discover our query. Why does the author say so? So let us start, and at first you have to open your notebook. You have to note down important points, difficult words. I will explain. आपको एक नोटबुक रखना होगा, उसमें आपको जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड को मैं एक्सप्लेन करूँगा वहाँ पे नोट करना होगा. फ्रेज, आइडियम्स जितने भी हैं मैं सारे एक्सप्लेन करूँगा. सो लेट अस स्टार्ट. पैसेज फर्स्ट. Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. What is meaning of rush hour? So the time or the period when city or towns are very crowded. The people, most of the people are moving here and there for their work, especially in the morning or in the evening. रश आवर किसी शहर का वो समय होता है जब सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है लोगों को काम के सिलसिले में आने जाने के लिए. तो रश आवर क्राउड्स जॉसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म. हम भी आए दिन इस चीज़ को, आजकल तो लॉकडाउन है नहीं तो हम लोग भी आए दिन इस चीज़ को फेस करते हैं. ऑफिस जाने के लिए तो रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है. लोग वहां पर अपना जगह के लिए करते हैं. वही चीज यहां लिखा हुआ है कि भीड़ भाड़ वाले समय में भीड़ जो है एक भूमिगत ट्रेन प्लेटफॉर्म पर अपना जगह के लिए, जगह पाने के लिए धक्का मुक्की करती है. इसी भीड़ के बीच में ए स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स. स्लाइट मतलब होता है स्मॉल एंड थिन. एक दुबली पतली सी लड़की होती है, उसकी उम्र 17 वर्ष की होती है लेकिन उससे भी कम दिखती है. वो was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. वो नर्वस भी होती है, एक्साइटेड भी होती है. जब वो अपनी ओर आती हुई ट्रेन का कंपन जब वो महसूस करती है तो एक्साइटेड भी होती है. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London. क्योंकि लंदन की प्रतिष्ठित जो म्यूजिक एकेडमी है, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, वहाँ उसका आज पहला दिन था. आज पहली बार वहाँ वो जा रही थी तो निश्चित रूप से नर्वसनेस फील होगा. एंड daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. है इनहैबिटेंट्स ऑफ स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड के लोग. और फार्म का यहाँ पर मतलब है विलेज और कंट्री साइड. तो एक स्कॉटलैंड के दूर एक लड़की, वो भी म्यूजिक तो उसको डराने के लिए तो इतना पर्याप्त. टॉन्टिंग का मतलब, फ्राइटन मतलब होता है डरना. एनी टीनेजर कहा जाता है उन लोगों को जो 13 to 19 ईयर्स के एज ग्रुप में होते हैं. Those youths are called teenagers. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. Aspiring मतलब होता है a person who wants to be a musician. एक व्यक्ति जो म्यूजिशियन बनना चाहता हो.
तो ये जो एस्पायरिंग म्यूजिशियन थी, ये अपने लाइफ में इनसे भी बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही थी। ऐसी कौन सी चुनौती थी? तो शी वाज प्रोफाउंडली डीफ। प्रोफाउंडली का मतलब होता है सीरियसली, ग्रेवली, कंप्लीटली कह सकते हैं। वो बुरी तरह से मतलब डीफ थी, वो नहीं सुन पाती थी वो। तो फर्स्ट पैराग्राफ में एक बार मैं समरी फिर से बोलूंगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में, वर्ड मीनिंग में फिर से रिपीट करूंगा। सबसे पहले आया था रश आवर, द टाइम व्हेन टाउन्स और सिटीज आर वेरी क्राउडेड। जॉसल का मतलब होता है पुश रफली, धक्का मुक्की करना, स्पेशली विथ एल्बो। स्लाइड का मतलब होता है स्मॉल एंड थिन। अप्रोचिंग ट्रेन का मतलब है अपनी ओर आती हुई, यहां पर यह मतलब है इसका। प्रेस्टिजियस बोलते हैं किसी प्रतिष्ठित संस्था को। ऑनर्ड, रेवर्ड, वैसी कोई संस्था हो उसे बोलते हैं प्रेस्टिजियस। डॉन्टिंग का मतलब है यहां फ्राइटनिंग। फ्राइटन मतलब होता है डरना। फार्म का यहां पर मतलब है विलेज और कंट्री साइड, ग्रामीण दूर दराज के क्षेत्र को फार्म बोला जा रहा है। एस्पायरिंग म्यूजिशियन का मतलब है ए पर्सन हु वांट्स टू बी अ म्यूजिशियन। प्रोफाउंडली का यहां मतलब है सीरियसली, ग्रेवली, कंप्लीटली भी कह सकते हैं। तो भीड़ भाड़ का समय था, रेलवे प्लेटफॉर्म पर सारे लोग अपनी जगह के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे। इसी बीच में एक दुबली पतली सी लड़की थी जो 17 वर्ष की थी, लेकिन उससे वो कम उम्र की दिख रही थी। वो थोड़ी नर्वस भी थी लेकिन एक्साइटेड भी थी। जब उसने ट्रेन को अपनी ओर आते महसूस किया तो वो थोड़ी नर्वस तो थी ही, एक्साइटेड भी हुई, क्योंकि आज उसका लंदन की प्रतिष्ठित म्यूजिक एकेडमी में पहला दिन था और एक ग्रामीण क्षेत्र से आई हुई लड़की के लिए ऐसे प्रतिष्ठित शहर में कि ऐसी संस्था में जाना, थोड़ा तो अपसेटनेस फील होता ही है, नर्वसनेस फील होता ही है। लेकिन ये जो लड़की थी, ये लड़की जो एक म्यूजिशियन बनना चाहती, ये तो अपने जीवन में इससे भी बड़ी चुनौती का सामना कर रही थी। ये सुन नहीं पाती थी लेकिन फिर भी एक म्यूजिशियन बनना चाहती थी। That was the spirit this girl possessed. So it was the time of rush hour, and a slight looking girl, a simple girl, was standing at the railway platform waiting for her train, and it was her first day. He had to visit the prestigious Royal Academy of Music in London. She belongs to a village in the countryside region of Scotland. But this girl was facing some bigger challenges. Despite being unable to hear, she aspires to be a musician. It is the summary of the first paragraph. Now let us study paragraph 2. Evelyn Glennie's loss of hearing had been gradual. ग्रेजुअल का मतलब होता है हिंदी में क्रमशः। क्रमशः मतलब होता है धीरे धीरे लेकिन लगातार, इन फेजेज भी बोलते हैं इसको। तो एवलिन ग्लेनी का ये जो सुनने का जो समस्या था, सुनने की क्षमता उनकी जो खोती जा रही थी, ये लगातार और निरंतर थी। धीरे धीरे थी लेकिन लगातार थी, स्लोली बट कंटिन्यूअसली। Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. एवलिन जब 8 वर्ष की थी तो इनकी माँ ने इनकी ये परेशानी को नोटिस किया था। जब ये कर रही थी तो उस समय इनकी माँ ने कुछ ऐसा नोटिस किया, उनको लगा कि मेरी बच्ची में कुछ परेशानी है इसके साथ। They called her name and she didn't move. I suddenly realized she hadn't heard, says Isabel Glennie. इजाबेल ग्लेनी एवलिन ग्लेनी का माँ का नाम है। ये कहती हैं
वे लोग उसका नाम पुकार रहे थे पियानो प्ले करने के लिए, लेकिन मैंने अचानक महसूस किया कि यह सुन नहीं रही थी। फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज्ड टू कंसील हर ग्रोइंग डिफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। For quite a while is a phrase, it means for a long time. लंबे समय तक एवलिन ने अपनी इस परेशानी को, इनका ये जो डीफनेस, बहरेपन की समस्या बढ़ती जा रही थी, इसको किसी तरह से अपने मित्रों, अपने शिक्षकों से छुपा के रखा। टू कॉन्सील, छुपाना, हाइड। बट बाय द टाइम शी वाज 11, बाय द टाइम मीन्स एट द टाइम, जब वो 11 वर्ष की थी, हर मार्क्स हैड deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. ये 11 वर्ष की थी, स्कूल में इनका जो परफॉर्मेंस था वो काफी बुरा होता जा रहा था। तो उनकी जो हेडमिस्ट्रेस थी, हेडमिस्ट्रेस प्रधानाध्यापिका बोल सकते हैं, अर्ज मतलब होता है रिक्वेस्ट करना। उन्होंने इनके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट किया कि भाई आप इन्हें स्पेशलिस्ट से दिखाएं। स्पेशलिस्ट यहां पर कोई डॉक्टर की बात हो रही है। आप इन्हें किसी खास ऐसे डॉक्टर से दिखाएं जो इनकी परेशानी को ठीक कर सके। तो एवलिन जब 11 वर्ष की थी तो विद्यालय में इनका परफॉर्मेंस बड़ा बुरा होता जा रहा था। डेटेरियोरेट मतलब निरंतर खराब होता जाना। तो इनकी हेडमिस्ट्रेस ने इनके माता पिता को बुलाकर उनसे आग्रह किया कि भैया आप अपनी बच्ची को किसी स्पेशलिस्ट से दिखाएं। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट, और जब इनके माता पिता इनको स्पेशलिस्ट के पास लेकर गए, डॉक्टर के पास ले गए, इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट, तब ये पता चला कि हर हियरिंग वॉज सेवरली इम्पेयर्ड। इनकी जो सुनने की क्षमता है वो बड़ी गंभीर रूप से कमजोर पड़ चुकी थी। सेवरली यानी सीरियसली, ग्रेवली, और इम्पेयर्ड मतलब होता है वीकेंड, कमजोर पड़ जाना। एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। ऐसा क्यों हो रहा था? तो लगातार मस्तिष्क का कोई इनका नर्व था जो डैमेज हो रहा था, जो इनकी सुनने की क्षमता को निरंतर प्रभावित कर रहा था। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. इनके माता पिता को सलाह दिया गया कि इसको हियरिंग एड जो इक्विपमेंट दैट हेल्प्स अस टू हियर, ऐसी मशीन जो हमें सुनने में मदद करती हो। बोला गया इनके माता पिता को कि भाई इसे हियरिंग एड्स कानों में लगवाना चाहिए और इसे आप ऐसे विद्यालय में भेजें जहां पे डीफ बच्चों की पर ध्यान दिया जाता हो, जो स्पेशली दोज स्कूल्स विच आर ओनली फॉर डीफ और विजुअली इम्पेयर्ड। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सेज एवलिन। एवलिन कहती है कि प्रत्येक चीज अचानक से अंधकार में दिखने लगी थी। जब इतनी बुरी खबर इनकी मां को सुनना पड़ा तो कोई भी पेरेंट्स सदमे में पड़ जाएंगे। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन था पैराग्राफ 2 का। एक बार फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा वर्ड मीनिंग के साथ। तो एवलिन ग्लेनी का जो सुनने की क्षमता थी वो निरंतर कम होती जा रही थी। पहली बार जब वो 8 वर्ष की थी तो उनकी मां ने नोटिस किया था कि जब कुछ लोग इनको पियानो प्ले करने के लिए पुकार रहे थे, ये सुन नहीं रही थी। तब इनकी मां को लगा कि कुछ समस्या है मेरी बेटी के साथ। देयर इज सम हियरिंग इम्पेयरमेंट विद माई डॉटर, शी फील्स दैट। लेकिन लंबे समय तक तो इनके माता पिता अपने मित्रों और शिक्षकों से इनकी इस कमजोरी को छुपाते रह गए। जब एक 11 वर्ष की हुई, इनका पढ़ाई में परफॉर्मेंस निरंतर खराब होने लगा, तो इनकी हेड मिस्ट्रेस ने इनके माता पिता से आग्रह किया कि भाई आप इसे किसी स्पेशलिस्ट से दिखाएं। जब इनके माता पिता इन्हें लेकर स्पेशलिस्ट के पास गए, तब जाकर इनकी बीमारी का पता चला
कि ग्रेजुअल नर्व डैमेज, मस्तिष्क का कोई नर्व निरंतर कमजोर पड़ रहा था, जिससे इनकी सुनने की क्षमता प्रभावित हो रही थी। उनको एडवाइस किया गया कि भाई इसे आप हियरिंग एड्स जो सुनने की मशीनें होती हैं वो कानों में लगवाएं और इन्हें डीफ बच्चों का जो विद्यालय होता है वहाँ भेजें। तो इनकी माँ कहती हैं जब डॉक्टर ने हमें ये सलाह दी तो यूं लगा जैसे सारा कुछ अंधकार में हो गया हो। कोई भी पेरेंट को लगेगा। तो एवलिन ग्लेनिज problem of impairment, loss of hearing had been gradual, and it had been continuously increasing. When she was 8 years old, her mother had first noticed that something was wrong with her daughter, because once at the school, her teacher was calling her name to play the piano, but she was not listening to her. Then her mother first noticed. Somehow, her parents managed to hide her deafness from teachers and friends. But when she became 11 years old, her performance in school had deteriorated. Her headmistress requested her parents to take Evelyn Glennie to some doctors or specialists. When her parents moved to doctor, the doctor discovered that her hearing was severely damaged. And then they were advised that your girl should be fitted with hearing aids and she should be sent to a school for the deaf. Her parents got nervous. They became disappointed. So it is the summary and explanation of the paragraph 2. Now come to the paragraph 3. But Evelyn was not going to give up. Give up मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना. Decline, abandon. Yeah, correct synonym for give up is abandon. ABANDON. लेकिन एवलिन जो थी वो इतनी जल्दी हार नहीं मानने जा रही थी. She was determined to lead a normal life and pursue her interest in music. उन्होंने एक सामान्य जीवन जीने का तय कर लिया था और म्यूजिक में जो उनका इंटरेस्ट था, उनकी जो दिलचस्पी थी, उसको परस्यू करना मतलब होता है फॉलो करना. उसके पीछे जाने की उन्होंने तय कर रखा था कि मुझे म्यूजिक सीखना ही सीखना है, मैं उसको फॉलो करूंगी, अपने म्यूजिक के इंटरेस्ट को छोड़ नहीं सकती. One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. एक दिन उन्होंने नोटिस किया कि विद्यालय में एक लड़की जो है एक जाइलोफोन प्ले कर रही थी और उन्होंने भी तय कर लिया कि मैं भी इसे प्ले करूंगी. मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर. ज़्यादातर शिक्षक जो इनकी परेशानी जानते थे उन्होंने इन्हें डिस्करेज किया, हतोत्साहित किया. बट परक्यूशनिस्ट रॉन फॉर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल. परक्यूनिस्ट पर्सन हु प्लेज द ड्रम, द तबला etc. परक्यूनिस्ट एक व्यक्ति को बोलते हैं जो ड्रम, तबला वगैरह प्ले करता है. लेकिन जो परक्यूनिस्ट मिस्टर रॉन फॉर्ब्स थे उन्होंने एवलिन की क्षमता को पहचाना. He began by tuning 2 large drums to different notes. उन्होंने 2 बड़े ड्रम लिए, अलग अलग नोट पर उनको सेट किया. Don't listen through your ears, he would say. और रॉन फॉर्ब्स ने एवलिन को कहा, अपने कानों से इन्हें मत सुनो, नहीं सुनाई पड़ता है तुम्हें, तुम सुन नहीं पाती हो, सुनने में परेशानी है तो छोड़ो, कानों से सुनो ही मत. Try to sense it some other way. इस म्यूजिक की धुन को, को, इसके कंपन को दूसरे तरीके से महसूस करने की कोशिश करो. सेज एवलिन. एवलिन ऐसा कहती हैं कि मेरे शिक्षक ने कहा और मिस्टर रॉन फॉर्ब्स ने कहा कि कानों से नहीं सुन पाती हो, छोड़ दो, अन्य तरीके से महसूस करने की कोशिश करो.
इसके वाइब्रेशन के, इसके कंपन को, इसके ट्यून को, इसके नोट को, धुन को। Suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. एवलिन कहती है कि अचानक मैंने ये महसूस किया कि जो हायर ड्रम था, जो ड्रम बड़ा था, ऊंचा था, उसको मैं अपने शरीर के ऊपर वाले हिस्से से महसूस कर पा रही थी, और जो छोटा ड्रम था उसके अपने शरीर के वेस्ट यानी कमर से नीचे वाले पोर्शन से महसूस कर रही थी। फॉर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, फॉर्ब्स ने इस प्रयास को कई बार दोहराया। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। और जल्दी ही एवलिन ने यह महसूस किया कि वो म्यूजिक के कुछ खास नोट्स को, खास धुन को अपने शरीर के अलग अलग पार्ट्स से महसूस कर सकती थी। I had learned to open my mind and body to sounds and vibrations. The rest was sheer determination and hard work. ये कहती है, मैंने अपने दिमाग और शरीर से संगीत को सुनना और समझना, महसूस करना सीख लिया था। मुझे सुनाई नहीं पड़ता था, लेकिन I learned how to sense the tune of music from different parts of the body. ये कह रही है कि लेकिन एक चीज मैंने सीख लिया था कि अपने शरीर के अलग अलग पार्ट्स से मैं उस म्यूजिक को कैसे महसूस कर सकती हूं। The rest was sheer determination and hard work. बाकी क्या था? अदम्य दृढ़ संकल्प और कठिन प्रयास। तो इन द थर्ड पैराग्राफ, अब थर्ड पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में करूंगा, वर्ड मीनिंग के साथ। तो इन द थर्ड पैराग्राफ वी फाइंड दैट एवलिन वाज डिटरमाइंड टू लर्न म्यूजिक। शी डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड शी ऑल्सो डिटरमाइंड टू फॉलो हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक एज शी वाज एन एस्पायरिंग म्यूजिशियन। Once she wished to play a xylophone, but some of the teachers had discouraged her. But one of them was percussionist Mr. Ron Forbes, who recognized Evelyn's potential. He had set 2 drums of different heights in 2 different notes and encouraged Evelyn not to listen through your ears. Try to sense it different parts of your body. Evelyn tried, and after a short while she realized that she could feel the higher drum from the waist up, means she could feel the higher drum from upper part of her body and lower one from the lower part of the body. Forbes repeated this exercise, and soon Evelyn had learnt how to sense the tune of music from the different parts of body. मिस्टर रॉन फॉर्ब्स ने तो उनको बस एक गाइड किया था, सिखाया था कि भाई आप सुन नहीं सकते हो, कोई बात नहीं, म्यूजिक तो एक कंपन होता है, वाइब्रेशन भी होता है, आप महसूस तो कर सकते हो। और कई बार के प्रयास के पश्चात एवलिन ने महसूस करना सीखा, और बाकी तो उनका दृढ़ विश्वास था, कठिन प्रयत्न था, उनका परिश्रम था। नाउ कम टू द पैराग्राफ नंबर 4. शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स. उस समय के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा. शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विथ अ यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वाज 16. वो 16 वर्ष की हो गई थी और यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ वो यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन के अनेक हिस्सों में वो जाया करती थी. शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ. उन्होंने तय कर लिया था कि म्यूजिक को मैं अपना जीवन बना के रहूंगी. ऑर्केस्ट्रा ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस को बोलते हैं. She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the Academy.
उन्होंने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए ऑडिशन दिया। ऑडिशन इज ए शॉर्ट परफॉर्मेंस, तो ऑडिशन का प्रयोग यहाँ वर्ब के रूप में हुआ है, तो इसका मतलब हुआ टू गिव अ शॉर्ट परफॉर्मेंस। उन्होंने शॉर्ट परफॉर्मेंस दिया और म्यूजिक एकेडमी के इतिहास में उन्होंने सबसे अच्छे नंबर लाए, हाईएस्ट मार्क्स उन्होंने ऑब्टेन किए, स्कोर किए। इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेज। सोलो परफॉर्मेंस एलोन परफॉर्मेंस को बोलते हैं, अकेले जब कोई परफॉर्म करता है। एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। तब तक उन्होंने जितने भी टॉप अवार्ड्स थे म्यूजिक से संबंधित, सब उन्होंने जीत लिए, सब पर उन्होंने अपना कब्जा जमाया। इट इज द पैराग्राफ नंबर 4. So let me explain once again. So when Evelyn started to feel music through her different parts of body, she had never looked back. She toured different parts of United Kingdom. She joined a youth orchestra party. At the time, she was 16 years old, and she had already decided to make music her life. She gave performances in Royal Academy of Music and obtained one of the highest marks. She gradually, slowly moved to solo performances. And when she finished her course of 3 years, she was acclaimed with most of the top awards. Now come to the paragraph number 5. All this Evelyn will not accept any hint of heroic achievement. इन सब के लिए एवलिन ने कभी भी अपने इतने महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए भी एवलिन ने कभी भी अपने अंदर घमंड की एक भावना तक नहीं आने दी। वो कभी भी इस चीज को लेकर इतनी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हुई कि भाई मैंने तो बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। ये भावना उनके मन में कभी नहीं आई। इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर, एंड शी गॉट राइट टू द टॉप। एवलिन कहती हैं यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं और आप जानते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं तो वहाँ आप जरूर पहुँचेंगे। अर्थात अगर आपने तय कर लिया कि आपका लक्ष्य क्या है तो निश्चित रूप से उस लक्ष्य को आप पा लेंगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और वो अपने क्षेत्र में शिखर पर पहुंच गई थी। द वर्ल्ड्स मोस्ट साउट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट। मोस्ट साउट आफ्टर का मतलब होता है मोस्ट पॉपुलर, विश्व की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध प्रख्यात अलग अलग इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने वाली वो एक लेडी बन गई, एक बहुत बड़ी म्यूजिशियन बन गई थी वो, with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule. हजारों इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने में उन्हें दक्षता प्राप्त थी। हेक्टिक मतलब बिजी होता है, बिजी अंतरराष्ट्रीय शेड्यूल उनका होता था। शेड्यूल यानी अपॉइंटमेंट। म्यूजिक के सिलसिले में वो विश्व के अनेक देशों में जाया करती थी। बहुत बिजी शेड्यूल उनका होता था, बिजी रूटीन होता था। वो इतनी फेमस म्यूजिशियन थी। तो बहुत आश्चर्य, तो व्हाट डज मैटर्स? हार्ड वर्क एंड शेयर डिटर्मिनेशन मैटर। कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प मैटर करता है। Now come to the paragraph number 6. It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. एवलिन का परफॉर्मेंस देखना अपने आप में एक बहुत आकर्षक अनुभव हुआ करता था। बिना सुने हुए किस प्रकार से वो इतना स्मूथली परफॉर्म किया करती थी।
अपने आप में एक अद्भुत अनुभव होता था। इन आवर 2 hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। 2 घंटों तक हमने उनसे बातें करी। राइटर कह रहा है जिन्होंने एवलिन ग्लेनी से बातें करी, शी नेवर मिस्ड ए वर्ड, एक शब्द तो उन्होंने कभी मिस नहीं किया था। मैन विथ बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल, शी लाफ्ड, वो कह के हंस रही थी, वो व्यक्ति घनी दाढ़ियों वाले व्यक्तियों ने मुझे बड़ा परेशान किया। इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लीव्स, इट्स द होल फेस, स्पेशली द आईज, शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट। वो कहती हैं सिर्फ लिप्स को ही देखना भर महत्वपूर्ण नहीं था, म्यूजिक एक ऐसी चीज है जो पूरे चेहरे के एक्सप्रेशन से पता चलता है। तो इट्स द होल फेस, स्पेशली द आईज, खास करके आंखें और चेहरे का एक्सप्रेशन। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली, फ्लॉलेस का मतलब होता है विदाउट एनी फॉल्ट और मिस्टेक, बिना किसी मिस्टेक के अपने स्कॉटिश एसेंट में वो बोल रही थी। स्कॉटलैंड की रहने वाली थी, स्कॉटिश एसेंट में वो बातें कर रही थी। वो कह रही है कि म्यूजिक को समझने के लिए किसी एक्सप्रेशन को समझना पड़ता है, स्पेशली आंखें। लेकिन वो लोग जिनकी दाढ़ियां, घनी दाढ़ियां बढ़ी होती थी, हाँ, उनसे मुझे थोड़ी परेशानी होती थी। माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, शी सेज। वो कहती हैं कि 11 वर्ष तक मैं सुन, इसलिए मेरी स्पीच जो है वो क्लियर है, इसलिए मैं क्लियर बोल पाती हूँ। बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। लेकिन ये उन्होंने नहीं बताया एवलिन ने कि किस प्रकार से उन्होंने फ्रेंच सीखा और बेसिक जापानीज लैंग्वेज भी सीख लिया, क्योंकि तब तक तो उनकी सुनने की क्षमता जा चुकी थी। फिर भी उन्होंने अन्य 2 भाषाएं भी सीख ली और एक ग्रेट म्यूजिशियन तो वो बन ही गई। आई थिंक दिस स्टोरी इज ट्रूली इंस्पिरेशनल। बहुत प्रेरणादायक स्टोरी है ये। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 7। एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन्स, म्यूजिक के बारे में वो बताती हैं, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। POUR, पोर। पोर का एक्चुअल जो मीनिंग होता है वो होता है किसी लिक्विड को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में उड़ेलना। पोर्स इन, जब हम पोर इन कर देते हैं तो एक फ्रेजल वर्ब हो जाता है। किसी फाइनाइट वर्ब के साथ जब प्रीपोजिशन ऐड करके उसके अर्थ में चेंज लाते हैं उसको फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। और पोर इन का मतलब होता है अराइव, पहुंचना। वो कह रहे हैं कि म्यूजिक मेरे शरीर के प्रत्येक पार्ट के माध्यम से मेरे तक पहुंचता है। इट टिंगल्स इन द स्किन, ये स्किन पे एक सेंसेशन क्रिएट करता है। टिंगल का मतलब होता है स्टिंगिंग सेंसेशन, किसी चीज के चुभने की आहट, उसी को टिंगल बोलते हैं। माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर, मेरे चीक बोन्स में, यहां तक कि मेरे बालों में ये संगीत जो है वो पहुंचता है, मैं इसे महसूस करता हूं। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. जब वो जाइलोफोन प्ले करती हैं तो उस जाइलोफोन के प्ले करने के लिए जो स्टिक से प्ले किया जाता है तो जो साउंड क्रिएट होता है वो साउंड स्टिक से होते हुए उनके उंगलियों के पोर तक पहुंचती है, उंगली की अग्रभाग तक पहुंचती है और उसके माध्यम से वो म्यूजिक को महसूस कर सकती है। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, ड्रम्स प्ले करते समय ड्रम की तरफ आगे की ओर झुककर सी कैन फील द रिजोनेंसेज फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। रिजोनेंस बोलते हैं इकोज ऑफ साउंड, आवाज प्रतिध्वनि को, वाइब्रेशन को। उस ड्रम से निकलने वाली म्यूजिक की धुन, उस वाइब्रेशन को मैं आगे की ओर झुककर अपने शरीर से महसूस कर सकती हूं। On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibrations pass through her bare feet and up her legs.
अगर वुड का कोई प्लेटफॉर्म होता था जिस पर वो प्ले करती थी, परफॉर्म करती थी, तो अपने शूज उतार देती थी। पता है क्यों? ताकि बेयर फिट यानी नंगे पांव वुड से, लकड़ियों के माध्यम से होता हुआ वाइब्रेशन उनके शरीर तक पहुंचता था और अपने पैरों के माध्यम से उस वाइब्रेशन को वो महसूस कर पाती थी। तो इस वीडियो